वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, रिवीजन क्लास 3 होगी आपकी। पहले 2 क्लासेज अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने बात की आपके CCS रूल्स की, सर्विस रेगुलेशंस की और आपके एकेडमिक रूल्स की। कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन साथ के साथ इसलिए करवाए गए हैं आपको बिकॉज 60% जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, उस पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस में कहीं ना कहीं आपका 15 से 20% तक पार्ट आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का देखने को ज़रूर मिलेगा। आपका एग्ज़ाम 23 जून को है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 17 जून से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल होंगे आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास 3, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। AICTE एक्ट 1987 कम इनटू फोर्स ऑन। सबसे पहले आपने AICTE की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट कर देना AICTE। तो ये एक्ट आपका 1987 में आया था, लेकिन एनफोर्स कब से हुआ? तो एनफोर्स हुआ साथियों ये आपका 23 दिसंबर 1987 से। कब हुआ? 23 दिसंबर से। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन यूटी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर रूल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है? तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कौन करता है साथियों? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर भी किसके जैसी पोस्ट है? गवर्नर के जैसी पोस्ट है। बिकॉज स्टेट में गवर्नर्स होते हैं और यूटीज़ में आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स देखने को मिलते हैं। तो ये आर्टिकल आई थिंक आपका 239 है। हाँ, यस, 239 आर्टिकल में आपका मेंशन्ड है, 239 आर्टिकल में आपका मेंशन्ड है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप थर्ड को अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज एक क्वेश्चन हमने आपको इंक्रीज वाला बताया था, क्लास फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था, उसमें करेक्शन थी, हमने आपको कमेंट करके करेक्शन करा दिए। अगर आपने अभी तक वो करेक्शन नहीं देखी है तो आप कमेंट सेक्शन जाके चेक कर सकते हो, आपको कमेंट पिन मिलेगी वहाँ पे। इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ में जो ब्रैकेट क्लोज है ना, इसको यूज़ करते हैं। और डिक्रीज़ के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ में जो ब्रैकेट ओपन है उसको हम डिक्रीज के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों, पता नहीं थर्ड क्वेश्चन जो है आपका बार बार ये क्यों मिस्टेक होती है इसमें। बिकॉज आप सिंपल याद रखो, जब भी कंट्रोल के साथ में आप सोचो, जब ब्रैकेट स्टार्ट करोगे ना तो वैसे तो ये इंक्रीज होना चाहिए, बट आपको ये अपोजिट याद रखना है कि ये होगा आपका डिक्रीज। और जब कंट्रोल के साथ में आप ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे तो इसका मतलब होगा इंक्रीज। तो अभी ये ब्रैकेट क्लोज है तो ये डिक्रीज का तो हुआ नहीं, ये हुआ इंक्रीज का, है ना। तो इसका भी हमने आंसर क्या चेंज करना पड़ेगा? इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा हमें, कंट्रोल प्लस में ये आपका लेफ्ट ब्रैकेट यूज़ होगा। ठीक है। तो थर्ड को जब PDF अवेलेबल कराएंगे हम फिर से चेंज करेंगे। पता नहीं बनाते टाइम क्यों इसमें बार बार मिस्टेक हो जाती है। वैसे आपने क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ को समझना है। कंट्रोल के साथ में अगर आपका ब्रैकेट स्टार्ट ही करते हैं तो डिक्रीज होता है, और ब्रैकेट को अगर क्लोज करते हैं तो इंक्रीज होता है। क्या? फॉन्ट का साइज बाई 1.10 MS वर्ड। ठीक है, चलो। और ऐसा नहीं है MS वर्ड में ये शॉर्टकट की काम करती है, ये आपकी एक्सेल में भी करेगी, पावर पॉइंट में भी करेगी। ठीक है, तो काफ़ी कीज़ हैं जो सेम ही होती हैं। फुल फॉर्म ऑफ OCR बतानी है आपने, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, क्या होता है ये? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है आपका OCR। या रिकग्निशन भी यूज़ कर सकते हैं आप, कमेंट करके बताना क्या कहीं पे रिकग्निशन भी यूज़ किया गया है OCR के बारे में। वैसे ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। टेक्स्ट इन द कॉलम इज जनरली अलाइंड। अब एक कॉलम है, आपको पता है कि ये आपकी रोज़ है, ये आपके कॉलम्स हैं। अगर कॉलम के अंदर आप कुछ लिखोगे तो टेक्स्ट को कहाँ पे अलाइन किया जाएगा? टेक्स्ट होंगे आपके लेफ्ट में अलाइन, ठीक है, और नंबर्स हो जाएंगे आपके राइट में अलाइन। ये आपने याद रखना है। अ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज अ, किसी फाइल को क्या रेफ़र किया जाता है? एक डॉक्यूमेंट रेफ़र किया जाता है। ठीक है बच्चों।
चलो रिवाइज कराता हूँ। फुल फॉर्म OCR की आपकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। टेक्स्ट जो कॉलम में होते हैं वो लेफ्ट साइड में अलाइन होते हैं, और एक फाइल है जो ऑफनली उसको डॉक्यूमेंट हम उसको बोला जाता है। क्वेश्चन 7 है टोटल पार्ट्स इन CCS CCA रूल्स 1965। तो बच्चों कितने पार्ट्स हैं टोटल? CCS CCA रूल में आपके 9 पार्ट्स हैं। सस्पेंशन इज मेंशन्ड इन द CCS CCA रूल्स 1965 के 10 में किया गया, ठीक है। जो रूल नंबर 10 है आपका वो सस्पेंशन की बात करता है। रिमूवल फ्रॉम द सर्विसेज विच शैल नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट इज इसका होगा आपका मेजर पेनल्टी, ठीक है। रिमूवल फ्रॉम द सर्विसेज। तो टोटल पार्ट इन CCS CCA रूल्स आपको पता है 9 है। सस्पेंशन की बात आपकी रूल 10 में की जाती है। रूल 10 किसका है बच्चों? ये CCS CCA रूल्स 1965 का। CCA की फुल फॉर्म आपको पता होगी तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट में, है ना, याद रहेगा, आपके याद होता रहेगा। रिमूवल फ्रॉम द सर्विस है जिसका मतलब आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है फ्यूचर सर्विसेज से, तो उसको मेजर पेनल्टी बोला जाता है। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। सेंसर इज ए टाइप ऑफ पेनल्टी। तो सेंसर क्या होता है कि तो कड़ी निंदा करना, है ना, ये हमने आपको क्लास में भी करवाया है। इसका मतलब है माइनर। क्या होता है इसका मतलब? माइनर। यानी ये एक मेजर पेनल्टी होती है आपकी और एक माइनर पेनल्टी होती है, ठीक है। तो ये आपका माइनर पेनल्टी में आता है। अ पर्सन अपॉइंटेड टू अ सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑन प्रोबेशन। तो बच्चों ये प्रोबेशनर होता है। कॉमन प्रोसीडिंग इज मेंशन्ड इन CCS CCA रूल्स 1965। तो ये होगा रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 कॉमन प्रोसीडिंग्स की बात करता है आपकी। प्रोबेशनर वो होता है जो प्रोबेशन पे अपॉइंट होता है। सेंसर होता है जो आपका एक माइनर पेनल्टी है, ठीक है बच्चों। एनी अदर मेड बाय द प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल टू अपील और नॉट। एनी ऑर्डर, कोई जो ऑर्डर बनता है अपील के लिए क्या है? तो बच्चों नो अपील है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो ऑर्डर बनाता है ना उसके जो रूल 22 है, रूल 22 के पार्ट 1 में बोला गया है कि उसके लिए नो अपील है, ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड अंडर रूल 10 ऑफ CCS रूल्स 1965। तो इसके लिए आप अपील कर सकते हो। सस्पेंशन का जो ऑर्डर है रूल 10 में उसके लिए अपील कर सकते हो। वो 23(1) में मेंशन है, ठीक है। 23 का जो क्लाउज है 1 उसमें इसकी बात की जाती है। No appeal is considered after the expiry of dash period from the date of order copy is delivered to applicant under CCS CCA rules 1965। तो बच्चों इसका होगा 45 डेज, यानी 45 दिन की एक्सपायरी के बाद आप क्या कर सकते हो? अपील फाइल नहीं कर सकते हो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट। आपको ये 45 दिन याद रखना है। अपील बच्चों लाई करती है रूल नंबर 10 के सस्पेंशन में। अपील लाई नहीं करती है जो रूल नंबर 22 में प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर निकालता है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन मिलेगा। मेन डायरेक्टरी ऑफ द फाइल इज कॉल्ड। मेन डायरेक्टरी को बच्चों क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। रूट ही होंगी ना, वो जड़ की तरह बोला जाता है। शॉर्टकट की इज टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट, आप कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे फिर एक शॉर्टकट की आप क्या यूज़ करोगे? तो शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे उनके लिए कंट्रोल प्लस में बी फॉर बोल्ड होता है, तो इससे बोल्ड हो जाएगा आपको, ठीक है। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग। एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनाया जाता है? चार्ट विजार्ड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? चार्ट विजार्ड से। रूल 25 ऑफ CCS CCA रूल्स 1965 टॉक्स अबाउट पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील। रूल जो 25 है आपका CCS CCA रूल्स का, वो किसकी बात करता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील। भाई कितनी अपील फाइल कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज इन CCS CCA रूल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस आपको पता है ना, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी, जो है आपको बताया था। तो ये सारा आपका देखने को मिलेगा रूल नंबर 4 में, ठीक है साथियों। रूल नंबर 4 किसका? CCS CCA 1965। ओके, फुल फॉर्म बतानी है CCA की। देखो ये मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कमेंट में, तो अभी आपको बता ही देते हैं। इसमें आएगा आपका क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, ठीक है।
क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील क्या है? देखो आपको पता है ना, क्लासिफिकेशन की बात की जाती है सर्विसेज की, कंट्रोल की बात की जाती है, अपील के लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात की जाएगी, जो आपका रूल नंबर 25 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी। टोटल 21 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब SFS की फुल फॉर्म बतानी है आपने, जो हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। ये आपका ऑफिस प्रोसीजर का क्वेश्चन है बच्चों। किसका है? ऑफिस प्रोसीजर का है। तो SFS होता है आपका सिंगल फाइल सिस्टम। व्हाट इज LTC? तो LTC होता है आपका लीव ट्रैवल कंसेशन। क्या होता है LTC? लीव ट्रैवल कंसेशन। इन केस ऑफ हाउ मैनी पोस्ट इन अ कैडर, ऑल अपॉइंटिंग अथॉरिटी शुड मेंटेन अ रजिस्टर कार्ड। तो रजिस्टर कब बनाना पड़ेगा? कम से कम 13 पोस्टें होनी चाहिए। इस तरह से कुछ होता है ना, तो ये आपका रिजर्वेशन रोस्टर है जो बनाना होता है। इन केस ऑफ हाउ मैनी पोस्ट इन कैडर ऑल अथॉरिटी शुड मेंटेन अ रजिस्टर कार्ड, उसको बोलते हैं हम रिजर्वेशन रजिस्टर। ठीक है, तो देख चेक करना है इसको, शायद ये 13 पोस्ट है टोटल। अगर 13 पोस्ट है तो रिजर्वेशन रोस्टर आपको बनाना पड़ता है, ऐसा मेंशन है। पोस्ट ऑन डैश नो रिजर्वेशन रोस्टर इज मेड। डेपुटेशन या एब्जॉर्प्शन पे कोई पोस्ट होती है तो उनके लिए कोई रिजर्वेशन रजिस्टर नहीं बनाया जाता। ज्वाइनिंग टाइम बताना है फंडामेंटल रूल्स में, वो कहाँ पे मेंशनड है? वो बच्चों मेंशनड है आपका फंडामेंटल रूल 105 से लेके फंडामेंटल रूल 108 तक। किसके बारे में बात की जाती है? केवल आपके ज्वाइनिंग टाइम के बारे में बात की जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 27। सैलरी इन फॉरेन सर्विस इज ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अदर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड है ना इंडिया का, उससे नहीं मिलती, उसके अलावा कहाँ से मिलती है? तो ये चीज़ मेंशन है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 9 में। 9 के सब क्लाउज 7 में आपका ये मेंशन है, तो आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो रिवाइज कराने की ज़रूरत है तो फटाक से करा देते हैं। डेपुटेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे आपको नो रिजर्वेशन रजिस्टर रिक्वायर्ड होता। फंडामेंटल रूल आपका 105 से 108 बात करता है आपके ज्वाइनिंग टाइम के बारे में। फंडामेंटल रूल 9/7 आपका सैलरी इन फॉरेन सर्विस की बात करता है, जो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा कहीं से ली जाती है। टाइम अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन विच टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट और टू ट्रेवल और टू फ्रॉम स्टेशन टू विच इज पोस्टेड। तो ऑब्वियसली इसको ज्वाइनिंग टाइम बोलेंगे। अब ज्वाइनिंग टाइम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो फंडामेंटल रूल नंबर 9 में बात की जाती है इसकी, 9 के 10 में। ठीक है, ये होगा आपका ज्वाइनिंग टाइम। डेफिनेशन है जो, इस वजह से ये आपको फंडामेंटल रूल के 9 के क्लॉज 10 में देखने को मिलेगा। मंथली अमाउंट पेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव। तो लीव पे क्या मिलेगी भाई? लीव सैलरी मिलेगी। क्लियर है ना ये? विंडो 3 इज़ लॉन्च इन। तो विंडो 3 को कब लॉन्च किया गया? 1990 में लॉन्च किया गया। 1990 में विंडो को लॉन्च किया गया। लीव सैलरी बच्चों आपकी मंथली अमाउंट होती है। फंडामेंटल रूल 9/10 आपका टाइम अलाउड होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को ज्वाइन करने के लिए। प्रिंट शॉर्टकट कमांड कंट्रोल P होता है बच्चों। प्रिंट की शॉर्टकट कमांड क्या होगी? कंट्रोल प्लस में P। लियन इज डिफाइंड इन फंडामेंटल रूल। तो लियन एक फंडामेंटल रूल में डिफाइन होता है, वो आपका है 9 का 13। बच्चों 9 में क्या है? ये जो 9 है ना, ये इसमें डेफिनेशंस हैं आपकी। ठीक है, तो इसमें ही लियन को भी मेंशन किया गया है। लियन का समझ में आता है ना, जब सब्सिक्वेंटली आप 2 जॉब करते हो। 2 जॉब का कैसे मतलब है? एक जॉब आप कर रहे हो, दूसरी जॉब को आप छोड़ते हो, तो अगर एज पर रूल है आपका, तो उसमें क्या है, वो उस पहले वाली पोस्ट को आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो पहले वाली पोस्ट पे दोबारा से आ सकते हो, ये लियन होता है। और रिम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल और इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो बच्चों इसको बोला जाता है ऑनरेरियम। तो आपका ऑनरेरियम ही होता है जो आपको स्पेशल वर्क के लिए मिलता है। सोचो आप जॉब कर रहे हो नेटर में। अब नेटर कल को कोई एग्ज़ाम कराता है चंडीगढ़ में कुछ भी, तो उस एग्ज़ाम में आपकी ड्यूटी लगती है, तो आपको क्या होगा, उस ड्यूटी में ऑनरेरियम पे किया जाएगा, अगर सेम डे, चाहे वर्किंग डे ही है वो। ठीक है, तो फंडामेंटल रूल 9/9 इस तरह से आप याद रखोगे। 34 में देखेंगे बच्चों, बाई डिफॉल्ट प्रिंटिंग मोड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है हमेशा, पर जो रिवीजन का सेशन ना, आपको रिवीजन की तरह ही लगेगा। ज़्यादा टाइम खींचने वाली कोई बात ना पहले थी ना अब रहेगी हमारी क्लासेस में। ठीक है, चलो, तो पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट होता है। रेड वेवी लाइन होती है, तो इसका मतलब होता है बच्चों स्पेल इनकरेक्ट है या डिक्शनरी में नहीं है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन ना पहले भी कराया था, इतना सटीक आंसर नहीं था जितना इसमें आपको मेंशन है। आपने बस यही याद रखना है कि स्पेल इनकरेक्ट होती है या कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता कंप्यूटर के, है ना।
तो ये आपको रेड वेवी लाइन शो करता है। पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ओवरसीज़ पे। तो आपको ओवरसीज़ पे भी याद रखनी है, जो पे आपको ग्रांट की जाती है जब आप अपनी कंट्री में नहीं रहते हो तो उसको ओवरसीज़ पे बोलते हैं, ठीक है। विच पोस्ट कैरी अ डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, तो बच्चों ये परमानेंट पोस्ट होती है, ठीक है। तो परमानेंट पोस्ट का मतलब समझ लेना आप, डेफिनेट रेट ऑफ पे आपको मिलती है, फिक्स जो मेंशन होती है उस हिसाब से, ठीक है। एन अलाउंस ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू कवर द एक्सपेंसेस विच ही इनकर इन ट्रैवलिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, तो इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। बोलते हैं ना TADA मिलता है जब कोई एम्प्लॉई अगर ऑफिस के काम से आउट स्टेशन जाता है तो ये इसी की बात की जा रही है यहाँ पे TA की। जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस इज मैंशनड इन पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल रूल्स 1922, तो बच्चों ये फंडामेंटल रूल 10 से लेकर 18 तक बात की गई है, किसकी, जनरल कंडीशंस की। ज्वाइनिंग टाइम का पता है आपको, 105 से 108 फंडामेंटल रूल में बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। 39 हो चुके हैं आपके, 40 क्वेश्चन देखते हैं। एज पर फंडामेंटल रूल प्रेसिडेंट में ट्रांसफर गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट। अगर मिसकंडक्ट करता है कोई या इनएफिशिएंसी करता है तो उसको कोई क्यों ट्रांसफ़र करेगा, ऐसे कुछ है। एक्सेप्ट ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट, वो रिटर्न रिक्वेस्ट भी डालता है तो भी नहीं। तो ये 40 क्वेश्चन आपने याद रखना है। गवर्नमेंट सर्वेंट में बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू अ PF यानी प्रोविडेंट फंड, फैमिली फंड या अदर कोई सिमिलर फंड है जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। ये चीज़ किसमें बच्चों, इस रिवीजन 3 क्लास में ना मोस्टली आपको CCA के क्वेश्चंस मिलेंगे या आपको फंडामेंटल रूल के क्वेश्चन मिलेंगे। बिकॉज फंडामेंटल रूल पढ़ाने का हमें टाइम और क्लासेस में लगा नहीं, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो हम इसमें रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फंडामेंटल रूल 16 में बात की जाती है कि भाई आपको कोई ना कोई PF की सुविधा लेनी पड़ेगी, ठीक है। PF लो या फैमिली फंड लो या कोई और फंड लो। नो गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर। अब ये बात आपको पता तो थी कि भाई 5 साल से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। अब इसको हमने लिंक करना है फंडामेंटल रूल से, तो बताओ ये फंडामेंटल रूल में कहाँ मेंशन है। तो बच्चों फंडामेंटल रूल के 18 में आपका ये मेंशन मिलता है, तो फंडामेंटल रूल 18 इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका वो होगा 43, प्रोसेसिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो ये होता है आपका सॉर्टिंग। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ASO की या SSC की, ठीक है, तो ज़्यादा जस्टिफाई मुझे करने की ज़रूरत है नहीं, बाकी मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे आपको ये सोच के नहीं दिए जाएंगे कि आपको ज़्यादा पता ना लगे। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। पेपर के बाद आप कमेंट करके बताओ कि इस क्लास से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। बाकी अपने अपने माइंड पे डिपेंड करती है ये चीज़ें। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं 43 से, प्रोसेसिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो ये आपका सॉर्टिंग होता है। फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू अमंगस द वैल्यू इन MS एक्सेल। अच्छा, MS एक्सेल में बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर आपने देखनी है तो ये मैक्स से पता लगता है, ठीक है। जब आप फंक्शन की लगाओगे ना मैक्स, ठीक है, तो ये मैक्सिमम को बताता है, ये आपने इस तरह से याद रखना है। ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, तो उसको भाई कर्सर बोलते हैं। कर्सर ही होता है ना जो ब्लिंकिंग कर पोजीशन पॉइंट होता है जो शो करता है हमें। तो 45 बच्चों आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और टोटल इस क्लास में भी हम 75 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। बिकॉज 3 क्लासेज आप देख चुके हो, 1 to 75, 1 to 75 और ये आपकी थर्ड होगी 1 to 75। ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज 3A में बात की जाती है, सॉरी 3B में। A में तो प्रॉम्प्टनेस एंड कोर्टसे की बात की जाती है, तो 3B में होगा आपका ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। एक्सप्रेशन ऑफ गिफ्ट। अच्छा बच्चों, गिफ्ट वाली बात ना अब आपको इसमें समझा दूंगा मैं अच्छे से कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है, गिफ्ट भी नहीं ले सकता। अगर लेगा तो कितने रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब आपने ये समझना है। फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और एनी अदर पेक्यूनियर एडवांटेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय नियर रिलेटिव। किसी नियर रिलेटिव के द्वारा धन संबंधी कोई भी आपको फैसिलिटी दी जाती है तो उसको गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। पेक्यूनरी होता है आपका मनी से रिलेटेड, हमने यहाँ पे आपका मेंशन भी करा है।
ठीक है। तो गिफ्ट शुड नॉट बी एक्सीड बाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट ए एंड बी। तो बच्चों ए और बी की पोस्ट में ना गिफ्ट आपका 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये सिंपल गिफ्ट की बात कर रहे हैं, दूसरे तरीके से भी गिफ्ट होता है, वो भी हम बात करेंगे। और सी और डी में बच्चों ये 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने याद रखना है ए एंड बी क्लास की अगर आपकी जॉब है तो 1500 रुपये से ज़्यादा का आपका गिफ्ट नहीं होना चाहिए। और सी एंड डी की जॉब अगर आप करते हो तो आप 500 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते ऑफिशियली, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव करेगा, रिटर्न करेगा गिफ्ट को, जो फॉरेन डिग्निटरीज देंगे उनको, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉरेन के केस में ये रेट बढ़ जाती है बच्चों, सॉरी बढ़ नहीं जाती, कम रहती है 1000 रुपये, ठीक है। तो 1000 रुपये की जो मेडिकल वैल्यू है, मेडिकल नहीं सॉरी मॉनेटरी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, 1000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। डोरी प्रोविजन एक्ट क्या होता है आपका, ये आया था साथियों आपका 1961 में। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था बच्चों, 1961 में, ये आपने याद रखना है। गिफ्ट के और भी क्वेश्चंस होंगे, बात करेंगे। अगर देखो एनिवर्सरी, वेडिंग या रिलीजियस फंक्शन है जहाँ पे गिफ्ट ना रिलीजियसली मेंटेन्ड है, मतलब दिया जाना है, मैंडेटरी है, तो वहाँ पे एक लिमिट है गवर्नमेंट सर्वेंट की। वो क्या है बच्चों, ग्रुप ए का कैंडिडेट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो 25,000 से ज़्यादा नहीं ले सकता। ग्रुप बी का है तो 15,000 से ज़्यादा नहीं ले सकता। और सी और डी का है ना तो 7500 से ज़्यादा नहीं ले सकता, बिकॉज सी और डी मर्ज ही हैं आज की डेट में, ठीक है। तो 25,000 से ज़्यादा ए वाला नहीं लेगा, 15,000 से ज़्यादा बी वाला नहीं लेगा, सी वाला 7500 से ज़्यादा नहीं लेगा। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने बोला 1500, 500, इनसे ज़्यादा नहीं लोगे, अब ये क्या हुआ। तो ये गिफ्ट की बात थी, सिंपल हमने मेंशन की थी। लेकिन अगर कोई स्पेशल वेडिंग है, एनिवर्सरी है, रिलीजियस फंक्शन है, तो वहाँ पे गिफ्ट का रेट अलग है, ठीक है, वो आपने याद रखना है। मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ये आपका रूल नंबर 18 में बात होती है बच्चों इनकी, सीसीएस कंडक्ट रूल में, ठीक है। रूल नंबर 18 में किसकी बात करते हैं, मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड फर्निश डिटेल ऑफ मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट होता है वो होता है 18(4) में मेंशन है आपका। रूल नंबर 18 के सब क्लॉज 4 में ये बात की जाती है, क्लॉज 4 में बात की जाती है कि आप मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का जो ब्यौरा है वो देना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो साथियों 54 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये आपकी क्लास 3rd है जो रिवीजन क्लास है। तो 55 क्वेश्चन है आपका, देखते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ अडोप प्रमोशन इज फॉलोड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट विदाउट ब्रेक, ऑप्शन इज एडमिसिबल फ्रॉम द इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट टू रेगुलर अपॉइंटमेंट विद इन। अगर आप अडोप पे काम करते हो और आपको प्रमोशन दे के रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जाती है, ठीक है, इस तरह से कुछ बोला गया है इसमें, तो आपकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट से रेगुलर अपॉइंटमेंट की जो डेट है उसका ऑप्शन है जो कि भाई जो आपका ऑप्शन रहेगा, बिकॉज रेगुलर अपॉइंटमेंट आपकी विदाउट ब्रेक है, तो आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट की डेट देनी है या रेगुलर अपॉइंटमेंट की डेट रखनी है, तो उसका आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ के अंदर आपने जो आपकी अथॉरिटी है, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको मेंशन करना होगा कि मेरी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट से रखी जाएगी ज्वाइनिंग डेट, या रेगुलर अपॉइंटमेंट से ही रखी जाएगी जब मैं रेगुलर हुआ, ठीक है, ऐसा बोला गया है इसमें। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चों, आपने ये ध्यान रखना है। मूवेबल में देखो आपका जैसे जो चीज़ मूव कर सकती है, जैसे ज्वेलरी है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इंश्योरेंस है, पॉलिसीज़, ठीक है, लोन वगैरह हैं, शेयर हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, रेफ्रिजरेटर है, टीवी, ये सब आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता है, जैसे आपके प्लॉट्स होते हैं, अब प्लॉट थोड़ी मूव करता है ना, ज़मीन जो होती है वो थोड़ी मूव करेगी, तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज इज मेंशन्ड इन रूल डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। रेस्ट्रिक्शंस क्या है मैरिज की, कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो एक से ज़्यादा मैरिज नहीं कर सकता, इस तरह की कंडीशंस हैं जो आपने अगर पढ़ी होंगी तो, ठीक है। तो अब आपने ये बताना है कि वो कौन से रूल में मेंशन्ड है। तो साथियों ये आपका रूल नंबर 21 में मेंशन्ड है, ठीक है, आपने याद रखना है 21 में। तो चलो रिपीट आपको रिवाइज कराते हैं। 1 मंथ का टाइम दिया जाता है अगर आपकी अडोक से प्रमोशन होती है रेगुलर अपॉइंटमेंट में, तो आपको जो ऑप्शन देना है अपने एडमिशन का कि कब से मैं ज्वाइनिंग मेरी काउंट की जाए, इनिशियल अपॉइंटमेंट से
या रेगुलर अपॉइंटमेंट से, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटी को बताना होता है। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाएगी तो जैसे लोन है, सिक्योरिटीज़ हैं, आपकी रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, कुछ भी लोन, पॉलिसीज़, ज्वेलरी, जो चीज़ मूव कर सके वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो मैरिज के रिगार्डिंग, वो आपका रूल नंबर 21 में बोला गया है कि आपकी जो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं मैरिज के रिगार्डिंग CCS कंडक्ट रूल 1964 के अकॉर्डिंगली। ओके साथियों, तो 57 क्वेश्चन आपका हो चुका है। 58 देखते हैं यहाँ पे। डेटा टू कंप्यूटर इज, अब डेटा है जो कंप्यूटर के लिए क्या है, इनपुट है। ओके, अब इनपुट को मॉडिफाई किया जाता है आउटपुट में किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट, जो कौन सी आपकी CPU वाली कंट्रोल यूनिट होती है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट CU। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट याद नहीं रखेंगे हम, CPU याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म बतानी है साथियों, तो ये अभी बता ही चुके हैं हम आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ओके, तो इनपुट क्या होता है, कोई भी डाटा अगर आपका कंप्यूटर के पास जाता है वो इनपुट हो जाता है। इनपुट को मॉडिफाई किया जाता है आउटपुट में किसके द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। फुल फॉर्म आपकी CPU की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 60 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बात करेंगे 61 की। इंचार्ज ऑफ फैच एग्जीक्यूशन साइकिल। देखो क्या होता है, कोई भी डाटा है उसको फैच करेंगे, ठीक है, फिर इनकोड करेंगे, फिर डिकोड करेंगे, फिर आउटपुट निकलेगा, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो फैच एग्जीक्यूशन का जो साइकिल है उसका इंचार्ज होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ पे आपने CU को याद रखना है। रूल डैश एक्सप्लेन्स अबाउट प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज एज पर द CCS कंडक्ट रूल। 14 साल से बच्चों का कारखाने में या कहीं पे भी काम करना निषेध है। ये वाला रूल आपके CCS कंडक्ट रूल 1964 में कहाँ पे मेंशन है, तो बच्चों ये 22A में, ठीक है, कहाँ पे 22A में मेंशन है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, 63rd में देखेंगे 18A ऑफ CCS कंडक्ट रूल एक्सप्लेन अबाउट, तो ये एक्सप्लेन करता है आपकी रेस्ट्रिक्शंस, किससे, एक्विजिशन से या डिस्पोजल से, किसके, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। इंडिया में या इंडिया के आउटसाइड द इंडिया कोई भी ट्रांजेक्शन्स, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो या प्रॉपर्टी बेचते हो किसी फॉरेनर को, ठीक है, तो फॉरेन ट्रांजेक्शन हो जाएगी आपकी आउटसाइड द इंडिया, तो उससे रिलेटेड आपका 18A में बात की गई है CCS कंडक्ट रूल 1964 में। 64 देखेंगे बच्चों, 3 मेन पार्ट्स बताने हैं आपने प्रोसेसर के, तो 3 कौन कौन से होते हैं, ALU, CU, रजिस्टर्स। अब आप क्या करोगे, अब इनकी फुल फॉर्म्स आप बताओगे, ठीक है, कि व्हाट इज़ ALU फुल फॉर्म और व्हाट इज़ CU की फुल फॉर्म, ठीक है बच्चों। 65 देखते हैं, गीगो क्या होता है, तो गीगो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। ये भी वैसे आपसे पूछना था पर कोई बात नहीं, कभी फिर पूछेंगे। तो ये टर्म ना आपका एक्यूरेसी से रिलेटेड होता है, किससे होता है बच्चों, एक्यूरेसी। लीव में नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन, तो है या नहीं, ऑब्वियसली। तो ये बात की गई है बच्चों आपके फंडामेंटल रूल 55 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये रूल याद रखना है। 55 में क्या बोला गया है कि आपको जो सस्पेंशन पे है गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको लीव नहीं दे सकते हम। गीगो आपका एक्यूरेसी से होता है। 3 मेन पार्ट हैं जो आपके प्रोसेसर के, वो ALU, CU और रजिस्टर्स हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU से होता है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स आपको पता ही है, ठीक है। 67 देखेंगे, डैश ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम द सर्विस सीज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल। तो बच्चों ये देखेंगे इसमें क्या होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 67। पे एंड अलाउंसेज जो होते हैं, फंडामेंटल रूल आपका 52 में मेंशन्ड है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट के सीज कर दिए जाते हैं, फ्रीज कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं जब से उनका डिसमिसल होता है या रिमूवल होता है। तो बच्चों आपने याद रखना है 52 फंडामेंटल रूल। अब देखो इस क्लास में मोस्टली मैंने आपको फंडामेंटल रूल्स पढ़ाए, क्योंकि फंडामेंटल रूल्स की हमने क्लास नहीं ली, टाइम नहीं लगा इतना, ठीक है। CCS के जो कंडक्ट रूल्स में आपको वो चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे गिफ्ट का चैप्टर था कि कितना गिफ्ट ले सकते हो कितना नहीं ले सकते, वो भी हमने नहीं पढ़ाया था, तो वो भी क्वेश्चंस के थ्रू हमने आपको करवाया। डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया इज डिस्कस्ड इन फंडामेंटल रूल। अब किस फंडामेंटल रूल में ये डेपुटेशन की बात की गई है, तो 50 से 51, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा देखोगे ना तो बेसिकली आपको आइडिया लगेगा कि फंडामेंटल रूल में एक्चुअली कौन से रूल में कौन सी बात कही गई। जब कोई ऑफिसर फॉर्मली अपॉइंट करता है
यानी फुल चार्ज लेता है कोई एडिशनल, ठीक है, अनदर पोस्ट का, तो उनकी जो एक तो एडिशनल पे हो जाएगी और एक एग्रीगेट कौन सी होगी, जो उनकी पहली पे होगी, एडिशनल भी उनको कुछ दिया जाएगा, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 2,25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता वो, 2,25,000 इट नॉट मस्ट बी एक्सीड बाई 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। पे एंड अलाउंसेस उस गवर्नमेंट सर्वेंट के रोक दिए जाते हैं जिनको डिसमिस किया जाता है या निकाला जाता है, फंडामेंटल रूल नंबर 52 में बोला गया है ये बात, ठीक है। 50 से 51 बोलता है कि डेपुटेशन आउटसाइड द इंडिया होगी, कैसे होगी वो चीज़ है। 2,25,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं हो सकती अगर आपको पूरी तरह से फॉर्मली अपॉइंट किया जाता है किसी एडिशनल पोस्ट पे, जो फुल एडिशनल चार्ज मिलेगा आपको, तो आपकी एग्रीगेट पे, ठीक है, कौन सी पे, एग्रीगेट पे प्लस में आपकी एडिशनल पे, ये 2,25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 2,25,000। ओके, तो बच्चों 70 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 क्वेश्चंस और कराएंगे हम आपको, ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही डिमांड है हमारी कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करके जाना। फर्स्ट टाइम जो व्यूअर होगा वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन प्रेस करके जाए, ठीक है, बिकॉज फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। सर्विस अंडर लोकल फंड इज मैंशनड इन फंडामेंटल रूल्स 1922। तो ये बात बच्चों आपके चैप्टर नंबर 13 में बोली गई है, ठीक है। सर्विस अंडर लोकल फंड, ये फंडामेंटल रूल का चैप्टर है आपका, चैप्टर 13, ठीक है। बाकी इसको हम चेक करेंगे, मुझे डाउटफुली लग रहा है कि ये सर्विस अंडर लोकल फंड फंडामेंटल रूल में है या सीसीएस कंडक्ट रूल के अंदर था, हालांकि है ये एफए में ही, एफआर में ही, ठीक है। आप भी चेक करना, मैं भी चेक करके आपको बताऊंगा। ये जंक ईमेल को क्या बोलते हैं बच्चों, जंक ईमेल को आपने एक वर्ड सुना होगा, स्पैम, ठीक है। तो जंक आपके जो है स्पैम हो जाते हैं, इसलिए इसको स्पैम ईमेल बोला जाता है। वो कौन सी डिवाइस है जो आप यूज़ करते हो ट्रांसमिट करने के लिए डाटा ओवर टेली कम्युनिकेशंस लाइन्स, तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका मॉडम, ठीक है। मॉडम आपके यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को ओवर टेली कम्युनिकेशन लाइन। चलो रिपीट कराते हैं, चैप्टर 13 में बात की गई है सर्विस अंडर लोकल फंड, जंक ईमेल होता है आपका स्पैम, मॉडम होता है बच्चों आपका जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को ओवर टेली कम्युनिकेशन लाइन्स। 73rd क्वेश्चन देख लोगे आप, कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी फॉलोड बाय ऑल व्हाइल डीलिंग विद मैटर इन्वॉल्विंग पब्लिक फाइनेंस। तो बच्चों पब्लिक फाइनेंस की बात होगी ना जब, तो उनका कंपाइलेशन रूल्स का, ऑर्डर्स का आपको एक ही चीज़ में मिलेगा, वो होगी आपकी GFR, ठीक है। फुल फॉर्म आपने बतानी है, अभी के लिए सस्पेंस रहेगा, ठीक है। चलो ये आ ही गया, अब GFR क्या होता है, तो थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूँ, 1-2 सेकंड और, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट करें, नहीं तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो GFR बच्चों क्या होते हैं, आपके जनरल फाइनेंसिंग रूल्स होते हैं, ठीक है। अब आपने एक छोटी सी लाइन और याद रख लेनी है, 2017 में आए थे ये, इसलिए इनको बोलते हैं GFR 2017, ठीक है, सिंपल। फर्स्ट टाइम GFR कब इशू हुई, अब ये आप 3 क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये बच्चों GFR से हैं आपकी। GFR भी हमने देखो आपको नहीं कराई है, उसकी कोई ऐसी वजह नहीं, हमने क्लासें नहीं कराई, क्लासें कराई हैं, लेकिन एक सिलेबस की हमें भी PPT बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, अनाप शनाप कुछ नहीं पढ़ा सकते आपको। PDF खोल के पढ़ाऊंगा तो आप क्या समझोगे, PDF खोल के तो आप खुद ही पढ़ लो, ठीक है। तो फर्स्ट GFR की बात की जाएगी यहाँ पे, तो GFR फर्स्ट अनाउंस हुआ, जो आपका यूज़ हुआ, इशू हुआ, वो हुआ साथियों 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ। ओके, चलो तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन फिर से आप देखोगे। GFR होता है आपका कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है फॉलो करने के लिए जब पब्लिक फाइनेंस की बात आती है। तो GFR होता है आपका जनरल फाइनेंसिंग रूल्स। पहली बार GFR बच्चों आपके यूज़ किए गए थे, इशू किए गए थे 1947 में। तो टोटल बच्चों यहाँ पे 75 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो ये क्लास आपकी 1 से 75 आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता के जाना है आपने। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद है। रिवीजन सेशन बच्चों ये 3rd है हमारा, ठीक है। तो तीसरी क्लास हम ये करा चुके हैं आपको रिवीजन सेशन की। अब आपने क्या करना है, अगर कोई आपकी क्वेरी होती है प्लस मेंबर से रिलेटेड या इस वीडियो की PDF से रिलेटेड, तो आप mannatofficial14@gmail.com पर हमसे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। टाइम रहते आपको रिप्लाई करने की जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। तो देखो रिवीजन सेशन के साथ साथ प्लेलिस्ट आप नेटा टारगेट की यूज़ करोगे,
जितनी भी क्लासेस 23, 24 क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लीज़ आप उन्हें एक बार रिवाइज़ करो, बिकॉज 23 ज़्यादा दूर नहीं है। आप पेपर एक बार मॉक टेस्ट जो रिवीजन हम करा रहे हैं उनसे पहले अगर उनको पढ़ोगे तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन रिवीजन क्लास 4 में मिलते हैं आपसे जल्द ही। जैसे ही आपको क्लास हमारी रेडी होगी टेलीग्राम चैनल पे हम बताएंगे आपको कि कब आपकी क्लास होगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।